चलिए तो आज देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 10 में आता है। तो पहले देखते हैं प्रकाश। देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा प्रकाश। तो एक बार ना इसको हम इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे और उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की अगर परिभाषा देखा जाए तो हमारा होता है कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश के गुण, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अगर उसे हम कहीं दूसरी जगह ले जाना है, जैसे कि मोड़ना है, तो उसके लिए हमें कोई दर्पण या लेंस का उपयोग करना पड़ता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है ये। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन चलिए देखते हैं अब। प्रकाश का प्रवर्तन इसमें कुछ अलग दिया गया है, हम अपनी तरीक़े से देखेंगे, या मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हम खुद से अगर परिभाषा बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं, ये किस तरह से कह रहा है। वही बात कह रहा होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो देखते हैं चलिए। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। वही बात कहा कि अगर प्रकाश का परावर्तन उसे कहेंगे जो किसी सतह से टकराकर, माने चिकनी सतह से, पॉलिशदार जो चिकनी सतह हो उससे टकरा करके वापस अपनी दिशा में ही लौट जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। वो नियम होते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी आप देखिए, ये होता है हमारा, आप देख रहे होंगे नीचे ग्राफ में देखते हैं तो आपतित किरण जो होती है ये सतह से टकरा रहा है, नीचे दर्पण है, दर्पण से टकरागा और ये परावर्तित हो गया और बीच में एक अभिलंब बन गया, यानी कि दोनों को बांटने वाला जो कोण बना वो पूरा कोण। ठीक है, और अपवर्तन को आपतित कोण को कहते हैं आई और परावर्तन कोण को कहते हैं आर। ओके, तो अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है, माने मिलती है। ओके, चलिए इसका उदाहरण नीचे देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे तो अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा होता है कि जब कोई भी प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है, जो आप नीचे देख रहे हैं इस यहाँ पे दिया गया है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिल रहा है, आभासी मिल रहा है। ठीक है, इसका तो उदाहरण बाद में देख लेंगे, पहले हम अंतर देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जिसका प्रतिच्छेद जो हो, मतलब कटाव जो हो, प्रतिबिंब जो बने वास्तव में बने। और आभासी में क्या होता है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद नहीं होती, मतलब कि प्रतिच्छेद होती नहीं है, बस प्रतीत होती है कि हो रही है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब के दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब पर्दा, अगर पर्दे हम लगा दें तो उस पर हम उतार सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को नहीं उतार सकते।
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर आपको पता ना हो तो ये भी समझिए कि हम भी जो देखते हैं हमें उल्टा ही दिखाई देता है। हमारा जो मस्तिष्क है उस फिगर को सीधा करके देखता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ओके, तो चलिए नीचे कुछ उदाहरण देखेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण में देखिए कैसा बन रहा है। समतल दर्पण जो हम देखते हैं जैसे कि हमारा आईना होता है तो उसमें जो बनता है ना आभासी बनता है। देखिए ए डैश और बी डैश, ये जो हुआ प्रतिबिंब। मान लीजिए ए बी आप खड़े हैं, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब आईने के पीछे बनता है। ओके, जो कि ए डैश और बी डैश है, ठीक है। तो इस तरह से ये वास्तव में नहीं टकराता है, ये हमारा देखने में ये पीछे में दिखाता है। ओके, देखिए कैसे इसका हम विवरण करते हैं। आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तभी तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं सीधा सीधा बिल्कुल। अगर उल्टा हो जाए तो हम देखेंगे ऐसे और दिखाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कि दर्पण में ऐसा होता है, समतल दर्पण में, कि अगर हम 1 मीटर की दूरी पे रहेंगे और आईना में देखेंगे तो वो उतना ही अंदर बनाएगा प्रतिबिंब भी। ओके, और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। ओके, अब पार्श्व परिवर्तन क्या है भाई, तो इसे भी देख लेते हैं कि ये पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। तो इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। यानी कि हम अगर दूर से, आप 1 फीट पे खड़े हुए तो आपको प्रतीत होगा ऐसा कि हमारा जो दाहिने भाग का है वो लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है और लेफ़्ट साइड वाला भाग कहाँ दिखा रहा है, राइट साइड में दिखा रहा है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अगर नॉर्मली भाषा में कहा जाए तो हम ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसकी मतलब सतह चिकनी होती है। गोलीय दर्पण का उस गोले का भाग होता है जिसकी सतह चिकनी होती है। गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि बाहर से वो क्या होगा, बाहर से वो होगा कि आपको कलई मतलब पेंट किया हुआ होगा और अंदर में गड्ढे की तरह होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो अंदर की तरफ पृष्ठ को पेंट किया हुआ होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण में ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अब ध्रुव, तो ध्रुव देखते हैं अगर हम, तो यहाँ देखेंगे कि ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी जो ये यहाँ दिख रहा है सी, ये परावर्तक सतह है और सी पॉइंट जो है उस क्या है, वो ये केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश जाके कहाँ मिल रहा है, टकरा रहा है, जहाँ जिस दर्पण पे टकरा रहा है, यानी पी पॉइंट पी पे टकरा रहा है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मतलब जहाँ पे टकराएगा प्रकाश। जैसे अगर हम ऊपर भी देखेंगे, यहाँ पे हम अभिलंब बता रहे थे ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अभिलंब के पास यहाँ पॉइंट पे टकराया हुआ है दर्पण पे, तो वो क्या हो गया, वही हो गया हमारा ध्रुव। ओके, अब मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है भाई, तो मुख्य अक्ष देखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाला। यानी कि जो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या तो आपको पता ही है। ओके,
आर जो एरो बनाया हुआ है, और अपना हो गया गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी से लेके सी तक जो भी गुजरता है प्रकाश, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ओके। वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, वो तो पता ही है, एक गोला का भाग ही है भाई। इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। मतलब इस गोले के, यानी कि अगर छोटा सा आप ले रहे हैं दर्पण, तो आपको गोला तो पता नहीं होगा, लेकिन हम अगर उससे नीचे रख के उस पर एक रोल बनाएंगे और उसमें पॉइंट अगर मानेंगे, तो वो जैसे कि यहाँ सी दिया हुआ है, वो हो गया हमारा एक वक्रता केंद्र। ओके। अब यहाँ देखिए, यह वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ और गोलीय दर्पण की त्रिज्या, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या कहलाता है, यानी आर जो है, यानी केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब रह गया यहाँ पे द्वारक मतलब एक गेट मान लीजिए, एपेक्चुअल। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ओके। देखिए क्या है, देखिए ये द्वारक मतलब जिसमें हम अंदर जाते हैं कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पे अगर एक हम देखें, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, एम और एन को मिलाएंगे, तो यहाँ से अगर यहीं पे बंद कर देंगे तो ये तो दर्पण बनेगा, ये तो समतल दर्पण हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया? द्वारक हो गया। ओके। अब हमारा हो गया मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए, हम एक बार इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मिलती हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष यानी कि जो पूरी लाइन खींची हुई है ना, ये ठीक है, उस पर सारी बिंदुएं मिल रही हैं। एक तरह से देखें, सी पी एफ आर तो है ही, आर तो कहीं भी लगेगा, पी मतलब सारी बिंदुएं मिल रही हैं, तो उसको कहते हैं मुख्य फोकस। ओके। अब इसी पे परिभाषित होता है हमारा r/2, तो इसे मैं बाद में आपको बता दूंगा। बाकी हम और कुछ देख लेते हैं। ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है। अब अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओके। दंत विशेषज्ञ द्वारा भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है। मरीजों के आँखों और दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ करते हैं। ठीक है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किया जाता है, शेविंग के लिए। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग एक तरह से देखा जाए तो सरल है, नॉर्मल सा पक्ष दृश्य, यानी कि जो हमारी गाड़ियों में लगी होती है, जो हम कहते हैं शीशा, ग्लास या जो भी, तो हम पक्ष दृश्य के रूप में करते हैं, जो पीछे का हमें दिखाता है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के, तो देखिए हमें ये लगाने से क्या होता है कि हमें दूर से जो ना, दूर की वस्तुएं हैं जो नज़दीक दिखाई देती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण प्रकाश के पश्चात मुख्य अक्ष से समानांतर होता है। ये तो चलिए ठीक है। किरण आरेख अनंत और बिंदु से, तो उत्तल दर्पण का उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग नॉर्मली हम तो बता ही दिए।
दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे रोडों पे ना लगा होगा चमकीला सा गोल, एक बहुत बड़ा सा रोड कॉर्नर पे, तो वैसे वैसे जगहों पे ना इसका किया जाता है। और बाकी तो मैंने बताया ही आपको कि पश्च दृश्य के रूप में किए जाते हैं। और ये नोट कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, ये बहुत काम आएगा कुछ छोटे मुख्य प्रश्न में। ऐसे कोई इम्पोर्टेंट ये तो आप निकाल देंगे, मैं समझा दूँगा कैसे निकालना है, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपको ये सब चीज़ें लिखने और याद करने से। ठीक है। हाँ, दर्पण सूत्र देख लीजिए भले। दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब बीम की दूरी और f मतलब फोकस दूरी। अब अगला देखते हैं कि हमारा आवर्धन है। ठीक है। आवर्धन मतलब रुकावट। ओके। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके। इसे ही आगे चल के हम अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब इसी को नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब इसी तरह का ही होता है वो भी परिभाषित। ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई को मिला करके हमें बनाते हैं आवर्धन। ठीक। अब ये कुछ प्रश्न हैं। ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। इसमें ये हम सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने बताया कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ठीक है। वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में कौन सा इस्तेमाल होता है, ये भी बताया हमने, तो देख लीजिएगा पीछे करके। और बीम की स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम अवतल दर्पण सेविंग दर्पणों के रूप में टॉर्च सर्च लाइट में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा करें। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी है, जाके देख लीजिएगा। जो चीज़ छूटेगा तो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब किस तरह से परिभाषा बनाते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ कि अपने से कैसे बनाना है। जैसे इसने तो मैं पढ़ा दिया या आप कहीं बुक में पढ़ ली, लेकिन आप खुद से भी ना ट्राई कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह तिरछा मुड़ जाता है, लिखा हुआ है, या थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसा लिख दीजिए, जिससे वो माध्यम से विचलित हो जाता है। ओके। अपने माध्यम से क्या हो जाता है, हल्का विचलित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए, हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। मतलब ऊपर की ऊपर उठा हुआ दिखता है, जैसे पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ पेंसिल, मतलब थोड़ा अगर पेंसिल डुबाइए या लोटा डुबाइए तो वो लगता है ना कि ऊपर उठा हुआ है, इस तरह से। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उत्तल लेंस जैसा काम करता है। ठीक है। ये बड़ा दिखाता है उनको। कागज़ पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक। कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। अब देखिए, कांच का स्लैब है। ठीक है। अब यहाँ से ये गया प्रकाश के अंदर, यहाँ पे हल्का सा मुड़ा, एन जहाँ पे है यहाँ पे मुड़ा, फिर वो आया, टकराया, फिर सीधे बिल्कुल, फिर ये एम जो बना हुआ है, एम डैश और एम, यहाँ पे टकराया और यहाँ पे भी थोड़ा सा मुड़ा। तो इसी को मतलब यहाँ से एंट्री किया तब भी मुड़ा, आउट किया तब भी मुड़ा,
इसी को तो कहते हैं हम अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम में पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही। जैसे ऊपर था अब परावर्तन में, वैसे ही इसमें भी है। जो भी आपतित किरण हो रहा है और अपवर्तित किरण, मतलब ये अपवर्तित हुआ अंदर में ओ से ओ डैश तक, ठीक है। उसके बाद फिर परावर्तित हुआ, ठीक है, अपवर्तित हुआ और दोनों के बीच जो आपतन बिंदु बना और अभिलंब बना वो एक ही तल में है, राइट। और दूसरा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि नियतांक होता है, ठीक। इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप लिखिएगा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया निश्चित होती है दूसरे, और इसका अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश के चल और माध्यम 2 में। यानी कि जो भी आप प्रकाश ले रहे हैं उसमें माध्यम 1 और माध्यम 2 कर दीजिएगा, बस हो गया। जैसे मैंने मान लीजिए कि मेरे को अपवर्तनांक निकालना है और मेरा प्रकाश लेना है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तनांक निकालना है तो माध्यम 1 क्या हुआ, प्रकाश हुआ, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे कि और क्या लिए हम, मान लीजिए कांच ले लिए, तो कांच में जो भी प्रकाश का चाल होगा वो लिख देंगे, ओके। और जो हमारा दूसरा में होगा प्रकाश का चाल लिख देंगे, उससे हमारा क्या होगा, निकल जाएगा ये अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर c/v, यानी c बराबर 3 गुना 10⁸ ms-1, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी मीटर लिखा हुआ है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि 242 है। इसका पर्याप्त यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। मतलब निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है 1/2 इतना गुना कम होता है, मतलब हीरे में बहुत कम चल जाता है, ठीक, कम चलता है। प्रकाश संघनन माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरणें, नेक्स्ट स्टेप में है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा स्टेप है जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ओके। गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं लेंस कहलाता है। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम अंतर देख लेते हैं। अंतर देखने से हमें ये होता है कि दो परिभाषाएं एक साथ याद हो जाती है, ठीक। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस देखेंगे। उत्तल लेंस यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, अवतल में क्या होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा होता है, ठीक।
और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। तो देखिए, बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। ओके, मुख्य फोकस से क्या होती है? गुजरती है। देखिए F1 F2 ये जा रहा है रेखा जो कि यहाँ पे टकरा रहा है F2 पे। दूसरा में देख रहे हैं कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अगर आप खड़े हैं F1 से पहले या F1 पे, तो आप यहाँ से टकरा करके यहाँ लिखिएगा F2 पे, पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। और तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट। ठीक, हाँ, लेंस सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे ज़रूरी है। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v या u का मतलब पता ही है आपको, आवर्धन। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। ठीक है, लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस क्षमता हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। आवर्धन पता ही है आपको, लेंस की क्षमता वही बताया। तो चलिए, और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ना एक बार और इसको रिवाइज करवाऊँगा अच्छे से। मैं खुद से नोट करूँगा कुछ क्वेश्चंस और उसको हम देखेंगे एक बार रिवाइज करके कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आपको आ रहे हैं। मैं अभी ये एक डाउनलोड किया हूँ कहीं से PDFs, उसको करवा रहा हूँ। बाकी खुद मैं नोट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो खुद से मैं करवाऊँगा आपको। और 30 तारीख के बाद पहले ये देख लेते हैं 30 तारीख तक, उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं 30 तक, उसके बाद वो करेंगे। बाकी तब तक ये नोट कीजिए अपने भाषा में। अगर आप याद कर चुके हैं तो उसे ही याद रहने दीजिए। बस आप नोट डाउन एक कॉपी बनाइए कि इतना प्रश्न हमें याद है, 1 नंबर से शुरू कीजिए। हमें वो नहीं देखना है कि कौन सा विषय है। अगर आपको अलग अलग विषय बनाना है, अलग अलग बना लीजिए। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अलग कर दीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एक में रख लीजिए। और इसमें क्या कीजिए ना कि आप चैप्टर बाई चैप्टर मत बनाइए, ऐसा कीजिए, यहाँ लिखिए फिजिक्स और लिखिए 1 नंबर ये प्रश्न याद है, 2 नंबर ये प्रश्न याद है। ओनली प्रश्न लिखते जाइए। और आंसर लिखना है तो प्रश्न ये याद है, लिख देते हैं। जैसे मैं प्रकाश पढ़ा रहा हूँ, प्रकाश का जितना क्वेश्चन याद है लिख दीजिए। नहीं याद है उसे रिवीजन कीजिए, फिर याद हो जाए तब लिखिए, खुद से लिखिए। ओके, थैंक यू।